तो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में कि आर्टिकल 12 जो है स्टेट की डेफिनीशन देता है कि इनफैक्ट स्टेट क्या है, राइट। जिसमें हमने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट और समटाइम्स नॉन गवर्नमेंट अर्थात प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी स्टेट हो सकते हैं, वो भी आर्टिकल 12 में डिफाइन किए गए हैं। समटाइम्स इंडिविजुअल आल्सो व्हेन रिप्रेजेंट द स्टेट, तो वो इंडिविजुअल भी स्टेट ही होता है। ये हमने अपने पहले वीडियो आर्टिकल 12 में बताया है। सेकेंड, आर्टिकल 12 के बाद हमने आर्टिकल 13 पर जब डिस्कस किया था तो ये बताया था कि आर्टिकल 13 आपको बचाता है स्टेट के आर्बिट्रेरी इन्वेजन से। आर्टिकल 13 में चूंकि आर्टिकल 13 क्लाज 2 में ये प्रोविज़न है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ एक्सरसाइज नहीं कर सकती है बाय यूजिंग आर्टिकल 368 जो स्टेट के सिटीजन्स या इंडियन सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वायलेटिव हों। ऐसा कोई भी लॉ जो है एक्सरसाइज नहीं करेगी, ऐसा कोई लॉ पार्लियामेंट नहीं बना सकती है। तो ये आर्टिकल 13 जो है हमें स्टेट के आर्बिट्रेरी इन्वेजन से बचाता है कि जब कभी स्टेट कोई आर्बिट्रेरी इन्वेजन करे, स्टेट ईदर स्टेट और इंडिविजुअल, इवन नॉट ओनली स्टेट, ईदर स्टेट और इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल भी हमारे साथ आर्बिट्रेरी इन्वेजन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, तो आर्टिकल 13 क्लास 2 में ये प्रोविज़न है वो जो है इनवैलिड है और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 ये दो आर्टिकल आपके क्लियर होते हैं। इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको स्टेट और जो है आर्टिकल 13 किस तरीके से आपको इधर स्टेट और इंडिविजुअल्स के आर्बिट्रेरी इन्वेजन से बचाता है। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बेसिकली जो 14 to 18 आर्टिकल्स हैं ये बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, या हिंदी में इसको समता का भी अधिकार कहते हैं। ये जो आर्टिकल 14 है ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता हो। जब बात इक्वालिटी की आती है तो राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी हमें दो जगह देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहाँ कहाँ? एक तो जब हमने प्रीएम्बल पढ़ा था तो वहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई कि भाई सभी को इक्वल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यही तो बात की गई थी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर? इन एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सभी को, राइट। तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। तो आर्टिकल जो 14 है ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, और कहता है, ये क्या कहता है? स्टेट शॉल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। देखिए यहाँ पर एनी पर्सन लिख दिया। ये एनी पर्सन का क्या मतलब है? एनी पर्सन का मतलब है कि कोई भी, किसी के भी, राइट, किसी के भी लिए मना नहीं करेगा। क्या किसी के लिए मना नहीं करेगा? किसी में तो फिर सिटीजन्स भी आ जाते हैं और नॉन सिटीजन्स भी आ जाते हैं, न केवल भारत के नागरिकों के लिए बल्कि अगर कोई फॉरेनर भी है तो उसके भी लिए भी नहीं मना करेगा। किस चीज के लिए मना नहीं करेगा? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन प्रोटेक्शन विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट।
ये कहता है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के सेंस में कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के प्रोटेक्शन के लिए इंडियन टेरिटरी के अंदर मना नहीं करेगा। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि नॉट ओनली इंडियन इवन देन फॉरेनर आल्सो, मतलब केवल भारत के नागरिक ही नहीं, अगर कोई विदेशी नागरिक भी है और वो भारत में है तो उसके भी प्रोटेक्शन की बात करेगा कौन? आर्टिकल 14। और ये आर्टिकल 14 स्टेट को एक तरह से निर्देश देता है कि आप जो है किसी के भी प्रोटेक्शन के लिए आप मना नहीं करोगे, ये नहीं कहोगे कि आप विदेशी हो और ये राइट टू इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो है या प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम भारत के नागरिकों को देते हैं, अर्थात अपने नागरिकों को देते हैं। इज दैट क्लियर? तो तभी जब हम किसी फॉरेनर के साथ अगर कोई मिसबिहेव कर देता है तो उसमें वो मामला ज़्यादा हाईलाइटेड होता है कि देखिए ये हमारे मेहमान हैं और लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे। और आम तौर पर ये हमारा जो है एक सोशल कल्चर भी रहा है, एक सामाजिक संस्कृति भी रही है। और सामाजिक संस्कृति ये है कि अगर हमारे घर में हमारा कोई मेहमान आया है और उससे हमारा कोई भी व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति है या गांव का व्यक्ति है वो व्यक्ति अगर मिसबिहेव करे तो कई बार पूरा मोहल्ला एकजुट होकर के ये कहता है कि तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आई कि वो व्यक्ति बाहर से आया है। क्या सोचेगा कि सरफाबाद के लोग ऐसे हैं, क्या सोचेगा कि लक्ष्मी नगर के लोग ऐसे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो है हम प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं तो चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे वो नॉन सिटीजन्स हो, दोनों के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और स्टेट को ये कमांड दिया गया है थ्रू दिस आर्टिकल की स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी सिटीजन्स के साथ, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, मीन्स भारत का नागरिक हो या कोई बाहरी नागरिक हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए इंडियन टेरिटरी के अंदर मना नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये बात राइट टू इक्वलिटी की आती है तो राइट टू इक्वलिटी एक ये भी कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। राइट टू इक्वलिटी के सेंस में अगर हम बात करें तो ये कहता है राइट टू इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी एक समान हैं, कानून के सामने सभी एक समान हैं। तो बेसिकली जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो हमने आपको ये बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने बोरोड किए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राइट टू इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कहीं ना कहीं से लिया होगा। अब बात आती है कि भैया जब फंडामेंटल राइट्स आपने ऑलरेडी यूएसए के कॉन्सेप्ट से ले लिए हैं तो जाहिर सी बात है राइट टू इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी यूएसए का ही होगा। तो भी होगा, इससे काम नहीं चलता है। यूपीएससी एग्जामिनेशंस में या जुडिशियल एग्जामिनेशंस में जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसमें कदाचित, परहैप्स, प्रोबेबली, लाइक दैट वर्ड, हैव नो मैटर, ये इस तरह के शब्द का कोई मामला नहीं बनता है, ना इस तरह की बात की जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमको लिखना होता है एक सॉलिड आंसर, एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ आंसर। तो ये जो ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है कहाँ से? एवी डाइसी की आइडियोलॉजी से। एवी डाइसी मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड से हमने लिया, जिसमें ये कहा, एवी डाइसी जो ने कहा कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, जिस पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक डिबेट की। इज इट पॉसिबल ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ?
क्या ये संभव है कि सभी कानून के सामने सभी एक समान हों? क्या ऐसा संभव है? यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। तो कुछ लोगों का समर्थन में वोट था कि ऑफ कोर्स ऐसा ही होना चाहिए, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उस कॉन्सेप्ट का क्या होगा जो ये कहते हैं कि जो है डिप्राइव्ड या वंचित सोसाइटीज़ हैं उनको भी हमें क्या देना है, एक लाइफ स्टैंडर्ड देना है, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा ऊपर उठाना है। तो उस कॉन्सेप्ट का क्या होगा? तो यहाँ पर ये एक डिस्कशन का विषय बन गया। तो जो एविडाइसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बात करता है रूल ऑफ लॉ की। किसकी बात करता है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन। अब जब कानून का शासन होगा तो कानून का जब यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात होगी, वहाँ फिर चाहे एक मजदूर हो या देश का प्रधानमंत्री हो, इवन देन दैट इज पेशेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर चाहे वो राजा हो या रंक, वो रूल ऑफ लॉ की बात होगा तो सब रूल ऑफ लॉ के अधीन हो जाएंगे, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो, राइट, या मजदूर हो या प्रधानमंत्री हो। तो ये सब पर एक समान क्या लागू किया जा सकता है? तो इंडियन सेनेरियोज, इंडियन सोसाइटीज एंड कल्चर्स को दृष्टिगत रखते हुए या इन सब तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि रूल ऑफ लॉ है, ये कुछ हद तक तो सही है लेकिन हर जगह ये सही नहीं है। अब कैसे सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है वेरियस सोसाइटीज़ हैं, वेरियस उनकी लाइफ स्टाइल है, वेरियस लाइफ स्टैंडर्ड है। तो उन तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए अगर हमको प्रत्येक व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सोसाइटी की मुख्य धारा में लाना है, तो हमें यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को क्या करना होगा? थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। कैसे अवॉइड करना होगा? हम राइट टू इक्वलिटी की बात तो करेंगे, लेकिन राइट टू इक्वलिटी में हम रीजनेबल क्या लाएंगे? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है? कि हम रीजनेबल क्लासीफाई करेंगे। रीजनेबल क्लासीफाई क्या करेंगे? कि किस व्यक्ति को क्या प्रिविलेज मिलने चाहिए और किसको प्रिवेल नहीं करना है। स्टेट को ये भी डिसाइड करना होगा, क्योंकि आर्टिकल 14 क्लाज 1 जो है बात करता है किसकी? ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। और राइट टू इक्वलिटी में ये कहता है कि आप कुछ ग्राउंड्स दिए हैं कि जिन ग्राउंड्स के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। वो भेदभाव के ग्राउंड्स क्या है? आर्टिकल 15 में भी मिलेंगे कि आप कास्ट के आधार पर, बाय द प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, मतलब वो कहाँ पर उसका जन्म हुआ है, अगर भारत के विद इन इंडियन टेरिटरी कहीं तो हुआ है तो उसके ग्राउंड पर आप जो है क्या नहीं करेंगे? कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, राइट। किसके आधार पर? बर्थ के आधार पर, कास्ट के आधार, बर्थ प्लेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, इन तमाम चीज़ों के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ये भी कहती है कि भाई ठीक है हम कास्ट के आधार पर नहीं करेंगे, लेकिन जो बिलो कैटेगरीज में लोग जी रहे हैं उनको कैसे ऊपर उठाएंगे। अगर जस्ट सपोज यहाँ पर इंडियन इनकम टैक्स है, एक्ट बना है 1860 का, इसको आप ऐसे समझिए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है 1860 का, भारतीय आयकर अधिनियम, राइट। अब एक आदमी जो है पूरे साल में 5 लाख रुपए कमाता है, राइट, या 10 लाख कमाता है, और एक आदमी पूरे साल में 1 करोड़ रुपए कमाता है। दोनों में कितना अंतर है भाई साहब? एक तो 10 लाख कमा रहा है, एक साल में 1 करोड़ कमा रहा है, कोई साल में 100 करोड़ भी कमाने वाला है।
हैं। तो इन्होंने कहा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके डिबेट का सब्जेक्ट ये था कि 10 लाख वाला, 1 करोड़ वाला, 100 करोड़ वाला, ये एक ही कैटेगरी में कैसे रखे जा सकते हैं? क्या एक कैटेगरी में रख सकते हैं इनको? भाई जो व्यक्ति 10 लाख कमा रहा है उससे हम क्या कहते हैं कि भाई तुमको इनकम टैक्स पे करना है कितना? 10%, राइट। और जैसे ही कुछ इसका रेशियो है कि आप 1 करोड़ के आसपास पहुंचते हैं तो, या 60 लाख 70 लाख पहुंचते हैं तो 20%, और हाईएस्ट अमाउंट 30%, राइट। जो ज़्यादा कमाता है, जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है, उस पर हम टैक्स इम्पोज करते हैं कितना? 30%। अब अगर 10 लाख कमाने वाले पर भी हम 30% टैक्स इम्पोज कर दें तो क्या ये पॉसिबल है? या इसको ऐसे समझिए, क्या ये संभव है? ये राइट टू इक्वलिटी की जा सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लागू होता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब होता है कि हम रीजनेबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया लगाते हुए क्लासीफाई कर देंगे कि किस व्यक्ति को कितना टैक्स पे करना है। इज दैट क्लियर? या इसको आप जो है ऐसे इस तरीके से देखिए, एक बच्चा है 10 साल का, माइनर ऑफ 10 ईयर्स, और एक 25 ईयर्स एडल्ट है, राइट। एक 10 साल का बच्चा है, माइनर ऑफ 10 ईयर्स, एक 25 साल का एडल्ट है। बोथ कॉमिटेड सेम क्राइम, बोथ कॉमिटेड सेम क्राइम, दोनों ने एक ही अपराध किया है, दोनों ने एक ही अपराध किया है। इस माइनर वाले ने भी, जो 10 साल का है बच्चा, उसने भी वही अपराध किया है और इसने भी यही अपराध किया है। तो यहाँ पर रीजनेबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ये है कि भाई जो ये 25 साल का एडल्ट है, इसका मेंटल लेवल इस माइनर के मेंटल लेवल से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। am I right? ये ज़्यादा समझदार है, इसे देश के संविधान और कानून के बारे में कुछ तो पता होगा, इसे पुलिस फोर्स और मिलिट्री में अंतर तो मालूम होगा। लेकिन जो ये 10 साल का बच्चा है, इसे क्या पता है? इसे क्या पता है? इसे कुछ नहीं पता है। तो क्या दोनों को हम एक ही तरह की सजा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का क्या वायलेशन हो रहा है? नो, कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। क्यों वायलेशन नहीं हो रहा है? उसके पीछे एक रीजन है कि ये 25 साल वाला जो बच्चा है, ये सब कुछ जानता है, समझता है। ही नोज रादर देन 10 ईयर्स। ये 10 साल के बच्चे से ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा चीज़ों को समझता है, जानता है। ये किसी क्राइम को कमिट करने के लिए प्लानिंग कर सकता था और बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकता था, जबकि इसने कोई प्लानिंग नहीं की होगी, इससे तो बस हो गया है। जैसे कि कभी कभी छोटा बच्चा बाल उछालते हुए ये भूल जाता है कि ये पड़ोसी की खिड़की में लगेगी, उसकी कांच टूट जाएगी। उसको तो बाल उछालने से मतलब है, am I right? और एक पड़ोसी की खिड़की कोई छोटा बच्चा तोड़े तो उसको क्या किया जा सकता है? उसको सिर्फ डांट करके भगाया जा सकता है। और वही अपराध बड़ा कर दे तो उसको डांट करके नहीं भगाया जाता है, उस पर पनिशमेंट होता है, उस पर फाइन होती है कि भाई खिड़की तूने तोड़ी, खिड़की तू ही लगवा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि रूल ऑफ लॉ, ये सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करता है कि लॉ सुप्रीम है, लॉ सुप्रीम है और लॉ के सामने सभी एक समान है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन आर्टिकल 14 क्लॉज 2 कहता है कि ऐसे लॉज की डिमांड होनी चाहिए जो सोसाइटी में इक्वालिटी लाने की बात करते हो, जो सोसाइटी को एडवांस करने की बात करते हो। तो यहाँ पे क्लास और क्लासिफिकेशन में अंतर है। अब
ये जो है क्लाज 2 जो है आर्टिकल 14 क्लाज 2, ये स्टेट को एम्पावर करता है, राज्य को एम्पावर करता है कि वो ऐसे कानून बनाए जो लोगों को क्लासीफाई करके उन्हें जो है इक्वलिटी के सेंस में लाए। तो इक्वलिटी के सेंस में केवल तभी आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा राइट टू इक्वलिटी की जब बात होती है तो कई बार लोग फायर हो जाते हैं, अरे फिर राइट टू इक्वलिटी कहाँ है राइट टू इक्वलिटी? इनको रिजर्वेशन दे दिया, हमको रिजर्वेशन नहीं है, इनको इतने % है, हमको बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन वाला, वो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली इसीलिए है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं या वो सोशल वीकर सेक्शन से आते हैं, समाज के उच्च तबके से बिलोंग करते हैं, उस वर्ग से बिलोंग करते हैं जिस तबके ने एक बहुत लंबे अरसे तक क्या डिस्ट्रेस में जिया है, जो राइटलेस था, जिसके पहले कोई अधिकार नहीं थे, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था। तो उन लोगों ने कहा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, कि भाई ऐसे लोगों को अगर हमें ऊपर लाना है तो स्टेट की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को क्लासीफाई करके उनके हितकर कोई ऐसा कानून बनाए जिससे वो भी जो है सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड लाइफ जी सके। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी की बात समझ में आ गई होगी कि राइट टू इक्वलिटी में भी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की नीड है, और वो नीड कहाँ से है? आर्टिकल 14 क्लाज 2 खुद ये कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे कानून बनाए, लेकिन ऐसे कानून बनाए जिससे कोई किसी अन्य वर्ग का नुकसान भी ना हो, लेकिन किसी ऐसे वर्ग का फायदा हो जो कमज़ोर है। इज दैट क्लियर? जैसे सपोज करो कि अगर हम एक हाईटेक सिटी में रहते हैं, एक व्यक्ति गांव में रहता है, दोनों की लाइफ स्टाइल में, दोनों के एजुकेशन में अंतर होगा। एक उस परिवार से आता है, सक्षम परिवार से, जिसके पास ज़मीनें भी हैं, और एक वो है जो लैंडलेस है, मजदूर है। एक उस परिवार से आता है जो कुछ ना होते हुए भी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट रखता है। एक उस वर्ग से आता है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लाइक दैट, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में एक कल्चर हुआ करता था कि भाई इसको छूना मत, इसको पास मत खड़े होने देना, लाइक दैट, इसका छुआ हुआ पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है। तो उस वर्ग को भी ऊपर उठाना है, अगर उसकी भी लाइफ को थोड़ा एडवांस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनको एजुकेशन में एग्जेम्पशंस देना पड़ेगा, हैं? और इवन देन समटाइम्स क्या एजुकेशन में देना है, एम्प्लॉयमेंट में, यस ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट में भी देना है। आपने देखा भी होगा कि जब कभी नीट का या उसका जो है एग्ज़ाम होता है, JEE का, या जो है UPSC या PCS या किसी भी सरकारी विभाग का जब एग्ज़ाम होता है तो SC ST के लिए एक अलग कोटा होता है, OBC का अलग होता है, और जनरल का अलग होता है। तो जनरल कैटेगरी वाले इसके लिए थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा टफ हो जाता है, और SC ST के लिए थोड़ा सा कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बिलो हो जाता है, लो हो जाता है, आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है? ये आसान सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वो उतनी सुविधाएं उसके पास नहीं हैं जो इस कैटेगरी के पास हैं, और इसको जो है सोशल बेनिफिट भी मिल रहा है जो अपर कैटेगरीज में है, उसको समाज भी उसका सपोर्ट कर रहा है। उस कैटेगरी का सपोर्ट करने वाला उसका समाज खुद इतना सक्षम नहीं है, ना तो समाज ही कर सकता है, ना उसका रिलेटिव कर सकता है, ना वो खुद कर पा रहा है अपने लिए। तो ऐसे व्यक्ति को अब करना है, तो स्टेट की ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट ऐसे लॉ बनाए जिससे जो है जो वंचित लोग हैं, जो एक्सप्लॉइटेड हैं, शोषित हैं, उन लोगों को जो है क्या मिले, एक सुविधा मिले और वो आगे बढ़ें। तो आर्टिकल 14 ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया समझ में आया होगा कि ऐसे कानून बना सकती है स्टेट जिससे उनको फ़ायदा मिले। इज दैट क्लियर? तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी और इक्वलिटी ऑफ लॉ, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से इन टर्म्स का समझ में आया होगा। इक्वलिटी ऑफ लॉ है, लेकिन इक्वलिटी ऑफ लॉ जैसे गॉडेज ऑफ जस्टिस, न्याय की देवी, उसकी आंख में पट्टी बंधी होती है,
वो न्याय की देवी न्याय करते समय उसकी आंख में पट्टी क्यों बंधी है कि वो न्याय करते समय उसका जो है स्टेचर, सोशल पॉलिटिकल स्टेचर्स को ना देखे, मतलब राजनीतिक, सामाजिक और फाइनेंशियल स्टेचर्स को ना देखते हुए न्याय करे सिर्फ। क्योंकि अपराध अगर किसी बहुत बड़े मंत्री ने किया हो या संतरी ने किया हो, अगर कोई अपराध कमिट हुआ है तो उसमें जो है वो भेदभाव ना करे। जो सजा एक संतरी के लिए है वही एक मंत्री के लिए है, लेकिन उसमें भी क्लासिफिकेशन ये कर दें कि अगर वो बच्चा माइनर है अपराध करने वाला, एक एडल्ट है, तो दोनों के में अंतर है। अच्छा, अंतर और भी देखने को मिलता है न्याय करते समय। एक पढ़े लिखे का व्यक्ति का अपराध और एक अनपढ़ व्यक्ति के अपराध में अंतर होता है। क्योंकि न्यायालय से आपने कई बार सुना होगा कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप हाईली एजुकेटेड हैं, आपने ये अपराध किया है तो आपको तो और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, राइट। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको लॉ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इलिटरेट है, उसके अपराध में न्यायालय भी थोड़ा सा जो है क्या रहता है, नरम रहता है। इज दैट क्लियर? लेकिन वहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं हो रहा है। जहाँ पे वायलेशन होगा वो ये होगा कि किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को, स्पेसिफिक सेक्शन को ये कह दिया जाए कि इनको स्पेशली प्रिविलेजेस दे दिए जाए, इनको ना दिए जाएं। इज दैट क्लियर? तो वहाँ पर जो है आर्टिकल 13 क्लाज 2 का वायलेशन होगा। कि क्या आर्टिकल 13 क्लाज 2 का वायलेशन कैसे होगा? क्योंकि वो आर्टिकल 13 क्लाज 2 में ये कहा है कि स्टेट, नीदर स्टेट नॉर पार्लियामेंट, ना तो स्टेट ना पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 का यूज करके ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता है जो सिटीजन्स के, अर्थात इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव हो। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 14 और राइट टू इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, भेदभाव करेंगे, लेकिन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए। इंटेलिजिबल मतलब रीजनेबल डिफरेंस होना चाहिए। रीजनेबल क्या है कि अगर कल को कोई स्टेट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाए कि स्टेट की आर्बिट्रेरी है, स्टेट हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तो स्टेट अपना पक्ष रख सके कि भाई ये भेदभाव नहीं है, एक वीकर सेक्शंस को अप करने के लिए हमने ये लॉ मेकिंग किया है जो कि जस्टिफाई है, जस्टिसिएबल है। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 14 समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब चूंकि आर्टिकल 14 to 18 यहां से लेकर के यहां तक ये दोनों ही राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राइट टू इक्वलिटी की। अब आर्टिकल 15 जो है ये क्या ग्राउंड देता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, अर्थात जिसको हम कहते हैं सेक्स, कास्ट, बर्थ प्लेस, कलर, रिलीजन, मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब सेक्स न्यूट्रलिटी की बात करेंगे आप, सेक्स के आधार पर, कास्ट के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर, कलर के आधार पर और रिलीजन्स के आधार पर, इनके आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं बिकॉज ऑफ यू आर सो एंड सो कास्ट, दैट्स वाई आपके साथ ये किया जा रहा है। क्योंकि आप सो एंड सो धर्म से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई आपके साथ ये भेदभाव किया जा सकता है। तो ना तो धर्म के आधार पर, ना कास्ट के आधार पर, ना रिलीजन्स के आधार पर और ना सेक्स के आधार पर, इनके आधार पर किसी भी तरह का जो भेदभाव किया जाएगा वो भेदभाव क्या होगा? इनवैलिड होगा। बशर्ते का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे अभी हमने कहा कास्ट में जैसे हम देते हैं माइनर को जो है क्या दे देते हैं कई बार कि भाई ये कास्ट माइनॉरिटीज़ में है,
इसको हम स्पेशल प्रिविलेजेस देंगे। तो माइनॉरिटीज़ को स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जाता है। तो वहाँ पर क्या है, आर्टिकल 14 क्लास 2 में जो दिया गया है कि स्टेट ऐसे लॉ बनाए जिससे जो है जो रीजनेबल इंटेलिजिबल डिफरेंसिया को प्रूव करते हो, और किसी एक सोसाइटी को किसी को अगर ऊपर अप करना है तो उस ग्राउंड पर अगर अप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भेदभाव की बात अगर हम यहाँ पे करें तो जैसे कि आपने देखा होगा एयर हॉस्टेस एक पोस्ट होती है कि नहीं होती है, और एयर हॉस्टेस की पोस्ट किसको मिलती है, वो लड़की को ही मिलती है, कोई ना कोई लड़की ही होगी। नर्स हॉस्पिटल में होती है, वो लड़की ही होती है। अब नर्स के लिए अगर कोई लड़का अप्लाई करे और वहाँ पर उस लड़की को जॉब मिले और लड़का जाकर के कोर्ट में खड़ा हो जाए कि सर मैं तो नर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, चूंकि ये लड़की हैं इनको इसलिए जॉब दे दी गई, मैं लड़का हूँ तो मुझे नर्स की जॉब नहीं मिल सकती। ऑफ कोर्स नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ पर लेडी नर्स की ही नीड है, राइट। तो कहीं पर अब वहाँ पर ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं, कुछ लोग कह सकते हैं तो जेंडर वाइज डिफरेंसिया है, तो ये जेंडर वाइज डिफरेंसिया नहीं है, वो वहाँ पर उनकी नीड है। जहाँ पर जिस व्यक्ति की नीड है उसके आधार पर अगर कुछ किया जा रहा है तो वो भेदभाव नहीं कहा जाएगा, राइट। दैट इज नॉट कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव नहीं कहलाता है। इज दैट क्लियर। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि आप भेदभाव नहीं करेंगे। ये सभी जो है कानून की नज़र में, समाज की कानून की नज़र में एक है। इज दैट क्लियर। अब बात आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 बात करता है राइट टू अपॉर्चुनिटीज इन जॉब। जॉब में राइट टू अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, राइट। अब यहां पर देखिए राइट टू अपॉर्चुनिटीज की बात आती है तो यहां अक्सर सुना गया होगा आप लोगों के मुंह से, क्या सुनते हैं कि भाई मेरे तो 70% थे मार्क्स और सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब 70% जो गेन कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक कैंडिडेट है जिसने 48 या 45 to 48% गेन किया और सिलेक्शन डन, सिलेक्शन हो गया। अब कह लीजिए कि राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी में जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि वैसे तो हम रीजन वाइज, क्षेत्र वाइज, जेंडर वाइज कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन रीजन वाइज भी कई बार भेदभाव कब करना पड़ता है, जैसे छत्तीसगढ़ है या जो है त्रिपुरा है, मेघालय है, तो ये बहुत ही पिछड़ा वर्ग में आता है। मतलब एक बैकवर्ड एरिया होता है, एक वेरी बैकवर्ड एरिया होता है। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स एरियाज हैं, तो वहाँ के लोगों को अगर वहाँ के लोगों के जीवन को अगर हमें थोड़ा आगे बढ़ाना है, उनको जो है सोसाइटी और कल्चर्स की मुख्य धारा से जोड़ना है, तो उनको तो हमें ये रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। उनसे तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारा जो है जो वेल मेंटेन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वेल मेंटेन कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए तो ये है कि भाई आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया 75% था, आपका रह गया 70%, दैट्स वाई नहीं हो पा रहा है। अब इसका 45% उन्होंने मिनिमम रखा, 48% गेन कर लिया, मतलब ज़्यादा कर लिया। ये व्यक्ति जितना नीड थी उससे ज़्यादा है, तो इसका सिलेक्शन तो होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि वो ऐसी लोकेलिटीज़ से आता है, ऐसे रीजन से आता है जहाँ पर एजुकेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा पीछे है। तो उस आधार पर राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब में हम बात तो करते हैं, और जॉब में जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम
फिर वही ग्राउंड होंगे हमारे कि हम सेक्स के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कास्ट के बेसिस पर भेदभाव नहीं करेंगे, राइट, और रिलीजन्स के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर ये फिक्स हो कि ये जॉब किसी महिला को देनी है तो वो भेदभाव नहीं है, वो लेडीज़ को ही दी जाएगी। जहाँ पर ये फिक्स हो कि ये उस कास्ट एंड कैटेगरी से आता है जहाँ पर इसको बेसिक नीड्स भी फुलफिल करने में इसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये अपने डेली वेजेस को भी अर्न नहीं कर पाता है, लिवलीहुड अर्न नहीं कर पा रहा है, ऐसे रीजन से बिलोंगिंग है, तो उसको हम स्पेशल जो है एक प्रिविलेजेस देते हुए सिलेक्शन दे सकते हैं, जो कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन नहीं है, बल्कि ये उस जो राइट टू इक्वलिटी में क्लाज 2 में ये कहा गया है कि स्टेट ऐसे लॉ बनाए, स्टेट ऐसे कानून बनाए जिन कानून से जो बैकवर्ड हैं या वेरी बैकवर्ड लोग हैं वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आर्टिकल 16 आपको क्लियर हो गया होगा, क्यों भाई? आर्टिकल 17 ये बात करता है अनटचेबल, अनटचेबिलिटी, प्रोविशन, प्रोहिबिशन। अब देखिए, जैसा कि हमारे समाज में एक जो है एक समाज सोशल सिस्टम में एक एविल्स था, और वो क्या था? छुआछूत, कि इस व्यक्ति को हमें छूना नहीं है। तो इसका हमें क्या करना है? प्रोविशन करना है, हर व्यक्ति को इसे मना करना है कि भाई इस तरह की जो दुर्भावना फैलाने वाली चीज़ें हैं समाज में उन्हें ना फैलाएं। आप किसी भी व्यक्ति से ये उसके कास्ट के आधार पर कि भाई तुम बिकॉज ऑफ यू आर बिलोंगिंग सो एंड सो कास्ट दैट्स वाई कीप अवे टू मी और कीप अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? ये क्रिमिनल एक्ट है, और ये दैट इज कॉल्ड पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डेंस विद द लॉ, अकॉर्डेंस विद द लॉ दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। ये जो है एक दंडनीय अपराध है, दंड देने योग्य अपराध है, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या दिया है कि अकॉर्डेंस विद द लॉ, जिस तरह का आपने अपराध किया है और उस लॉ में जो दंड देने का जो भी प्रोविजन हो, उस प्रोविजन के आधार पर उस व्यक्ति को दंडित किया जाए जो समाज में इस तरह की बीमारी फैलाता है, छुआछूत जैसी बात करता है। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या कहा? हर चीज़ में अगर लॉ है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां ही होती हैं जिसमें डॉक्टर एडवाइस करता है कि इस व्यक्ति को ना छुओ, हैं, और इवन देन उस व्यक्ति से खुद भी कहता है कि लोगों के टच में ना रहो, दूर दूर रहो। इज दैट क्लियर? जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये ऐसी बीमारियां होती हैं कि भाई उनसे ये कहा जाता है कि आप लोगों के टच में ना रहें, नहीं तो आपकी वजह से दूसरों को भी बीमारियां हो जाएंगी। हो जाती है कि नहीं? जैसे कि आपने देखा होगा खुजली, ये जिसके टच में आएगा उसको भी हो जाएगी, राइट। टीबी एक बीमारी हुआ करती थी, उसके हुआ करती थी, क्या आज भी एग्जिस्ट करती है। उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते थे कि भाई तुम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है सेपरेट भोजन रखो, अपने बर्तन तक अलग रखो, जिन बर्तनों में आपको खाना है प्रयास ये कीजिए कि आपके बर्तन में आपके परिवार के अन्य सदस्य ना खाएं। तो जब परिवार से ही उस व्यक्ति को दूर करने की सलाह दी जा रही हो, तो ऐसे में कोई समाज का अन्य वर्ग अगर उससे ये कहता है कि भाई यार आप दूर रहो, तो वो अनटचेबिलिटी का पार्ट नहीं है।
अनटचेबिलिटी का पार्ट है कि जब आप उसको कास्ट के आधार पर, उसके कलर के आधार पर कि अरे दूर हट बे, चूंकि तू काला है दूर रह, मैं इतना गोरा हूँ, खरा गोरा हूँ, इसलिए उसको जो है काले को काला कह करके धक्का मार देना, अलग हटा देना, ये अनटचेबिलिटी का पार्ट है, राइट। क्योंकि उसको ये कह देना कि आप जो है इस कास्ट से बिलोंग करते हो इसलिए आप हमसे दूर बैठो, ये अनटचेबिलिटी का पार्ट है। क्योंकि आप ये काम करते हो इसलिए आप हमसे दूर रहो। काम अगर उसका कोई जॉब चाहे निम्न स्तर का है, अगर वो झाड़ू भी लगाता है तो क्या आप उसे छूने से मना कर देंगे? वो समाज में फैली हुई गंदगी को साफ कर रहा है, आप उसे छूने से मना नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि अगर वो उस समय गंदगी झाड़ू लगाते समय अगर गंदा हो गया है तो आप थोड़े साफ सुथरे हैं तो उससे कह दो कि भाई यार थोड़ा सा ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? अब अगर वो अपना जॉब को फिनिश करके नहा धो करके आप ही की तरह साफ सुथरे कपड़े पहन करके आपके साथ बैठा है तो क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो कास्ट और जॉब इनके आधार पर आप अनटचेबिलिटीज की जो बीमारी है इसको नहीं फैलाएंगे, ये आर्टिकल 17 में प्रोविजन है। इज दैट क्लियर? तो आर्टिकल 17 अब रह गया आपका लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 18। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 18 में वो जो भी सारे ग्राउंड्स हैं आपने अभी तक पढ़े हैं, वो सारे के सारे ग्राउंड्स वही हैं कि आप कास्ट, कस्टम्स, रेसेस, रीजन, इनके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन रीजनेबल इंटेलिजिबल डिफरेंशिया अगर है तो वो किया जा सकता है। और वो एम्पावर्स है केवल और केवल स्टेट को। स्टेट ऐसे लॉ बना सकती है जो रीजनेबल डिफरेंशिया के साथ हो और समाज के निम्न वर्ग को ऊपर उठाने का काम कर रहे हो तो वो वैलिड है। और अगर एक भी केस ऐसा है जो समाज के निम्न वर्ग को ऊपर उठाने की बजाय किसी वर्ग विशेष को ऊपर उठाने की बात करता हो तो वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको और कुछ केसेस भी डिस्कस करेंगे, जैसे मेनका गांधी वर्सेस 1978, अनवर अली वर्सेस वेस्ट स्टेट ऑफ बंगाल। तो इन तमाम केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के क्रम में, अर्थात बेसिकली मेनली आर्टिकल 14 के सेंस में जो है वो केस हैं। जो आर्टिकल 14 के सेंस में अनवर अली वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। अनवर अली का 1952 का है और मेनका गांधी का 1978 का है। तो इन तमाम केसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और चूंकि रूल ऑफ लॉ की जो बात की गई है तो इस रूल ऑफ लॉ पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस पर जो है एक अलग वीडियो हमारा बनेगा रूल ऑफ लॉ का। तो गाइस एंड स्टूडेंट्स देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।